अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास हीट का लेक्चर नंबर 2 चल रहा था। उसकी चूंकि लेंथ ज्यादा हो गई थी और बहुत सारे टॉपिक्स अभी उसमें बाकी थे। केल्विन का एब्सोल्यूट स्केल होना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर पे डिपेंड करना, फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और आप जो डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर इस्तेमाल कर रहे होते हो, फिर उससे रेलेवेंट क्वेश्चन। तो उसके लिए हमारे पास आ रहा है ये लेक्चर नंबर 3। तो पहली बात ये ध्यान में रख लेना कि लेक्चर नंबर 3 इज नॉट बेसिकली अ न्यू लेक्चर, पुराने लेक्चर 2 की कंटिन्यूटी में चल रहा है। ठीक है, तो ये मैं एक ही बनाता बेसिकली, लेकिन ये चूंकि मैं चाह रहा था कि सब चीज अच्छे से कवर हो जाए, इसलिए इसको लेक्चर नंबर 3 में लेकर के आ रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 2 अगर आपने नहीं देखा हुआ तो लेक्चर नंबर 3 को समझने में मुश्किलात होंगी। ठीक है, चलो अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास ना अगला सवाल आता है। हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर इक्विवेलेंट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट और चेंज इन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अब अगला सवाल हमारे पास आता है कि ये जो केल्विन स्केल है ना, इसको मेरे बच्चे हम एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं? केल्विन स्केल को हम एब्सोल्यूट स्केल क्यों कहते हैं? और जो डिग्री सेल्सियस वाला या डिग्री फ़ारेनहाइट वाला है या कोई भी और है, डिग्री रैंकाइन है या डिग्री रीमन स्केल है, इन सारे के सारे स्केल्स को मेरे बच्चे हम रिलेटिव स्केल्स क्यों कहते हैं? इनको रिलेटिव स्केल्स भी कहते हैं, इनको आर्बिट्ररी स्केल्स भी कहते हैं। जबकि आपका ये जो केल्विन स्केल है, इसको मेरा बेटा हम थर्मोडायनामिक स्केल भी कहते हैं और इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। अब बात को समझते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपको बोलूंगा यार मुझे टेम्परेचर डिफाइन करो कि यार टेम्परेचर है क्या, तो आप बोलोगे किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी की मिकदार है, काइनेटिक एनर्जी का जो अमाउंट है, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है, वो चीज शो करती है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो तेजी से मूव करेंगे। टेम्परेचर कम है मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है, आहिस्ता आहिस्ता मर मर के मूव कर रहे होंगे। अब लॉर्ड केल्विन ने जब अपना स्केल डिजाइन किया 1840 के आगे पीछे, तो इन्होंने बोला कि यार जो मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है, जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हो सकता है, दैट शुड बी, जो लोएस्ट टेम्परेचर होना चाहिए दैट शुड बी 0। यही वजह है कि आपका जो केल्विन स्केल है वो कहां से शुरू होता है? 0 केल्विन से शुरू होता है। सोचो मैं आपको मिसाल से समझाता हूं ताकि और बेहतर समझ में आए। देखो अगर मैं आपसे पूछूं या आप किसी से पूछोगे यार टेम्परेचर क्या है, वो बोलेगा खट से एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो मुझे बात बताओ, कम से कम एनर्जी कितनी हो सकती है? बहुत कम एनर्जी हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए एनर्जी, तो क्या हो सकता है? 0 हो जाए। भाई मैं कहता हूं मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ही नहीं है, इसका मतलब 0 एनर्जी हो गई। क्या किसी मॉलिक्यूल के पास कभी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी हो सकती है? भाई काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर भी नहीं है। क्या आप बोलो ये नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है, जो मॉलिक्यूल सीधे हाथ पे जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, जो उल्टे हाथ पे जा रहा है? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वेक्टर तो है नहीं। तो गोया काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आप सोचो, अब आप सोच के देखो, जरा सोच को देखो, अक्सर वो बेशतर हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर नेगेटिव टेम्परेचर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्या ये बात आपको याद आ रही है? हम क्या कर रहे होते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बताता है तो नेगेटिव टेम्परेचर से क्या मुराद है? इसका मतलब ये स्केल्स रिलेटिव है, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिलेशन में बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो लॉर्ड केल्विन ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि यार जो लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है ना, वो तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि भाई 0 टेम्परेचर का मतलब है कि इस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो कितनी हो गई? 0 जूल्स हो गई, यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो गया, मॉलिक्यूलर मूव ही नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं कर रहे। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर तो ये होता है। यही वजह है अक्सर एग्जामिनर आपका पूछता है किस स्केल पर टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव? वो एब्सोल्यूट स्केल है। कौन सा? केल्विन स्केल। इसका आंसर तो नहीं करूंगा, टेंशन नहीं लेना, सब बताऊंगा। समझ आते हैं? तो लॉर्ड केल्विन ने आगे पहली बार ये कहा कि भाई साहब आपके पास ये जो टेम्परेचर है ना, ये कम से कम कितना होता है? 0 केल्विन, और ज्यादा से ज्यादा तो भाई उसकी तो कोई हद ही नहीं है। तो केल्विन स्केल पे, केल्विन स्केल स्टार्ट कहां से करता है? फ्रॉम 0 केल्विन।
एंड हाउ हाई कैन इट गो, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी ऊपर जा सकता है। क्यों भाई, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते जाओगे वो लेता जाएगा, देते जाओगे लेता जाएगा, देते जाओगे लेता जाएगा, तो कितना भी ऊपर जा सकता है, बट स्टार्ट कहां से करेगा, 0 केल्विन से। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पहले बने थे, केल्विन बाद में आया, तो अब केल्विन को एज स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब एक और बात समझो कि वहां नेगेटिव टेम्परेचर क्यों होता है, मैं आपको मिसाल समझाता हूं। देखो समझो, अगर मैं कहता हूं मेरे पास पहले एक, मान लो मेरे पास एक कोई कंटेनर है, सही, इस कंटेनर के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, मिसाल दे रहा हूं, समझ लो, इस कंटेनर में एक ही मॉलिक्यूल है, इसका टेम्परेचर था 0 केल्विन, इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी थी 0 जूल। अब मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी और इसका टेम्परेचर बढ़ करके हो गया 1 केल्विन, कितना हो गया, 1 केल्विन हो गया। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल था, अब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई और अब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर 2 जूल एनर्जी आती है। ये मैं सिर्फ मिसाल ले रहा हूं, एक्चुअल में 2 जूल नहीं आती, 2 जूल से बहुत कम आती है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3/2 kT का फॉर्मूला आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 केल्विन पे मॉलिक्यूल्स के पास क्या काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब ये आसानी के लिए मान लिया कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर एनर्जी कितनी आई मॉलिक्यूल के पास, 2 जूल एनर्जी आ गई। इसका मतलब अगर मैं 5 केल्विन बढ़ा दूं तो 5 2 10 जूल आएगी। अगर मैं 10 केल्विन बढ़ा दूं, सोचो, अगर मैं 10 केल्विन बढ़ा दूं तो 10 2 20 जूल आएगी। भाई 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि मैं मान के चल रहा हूं 1 केल्विन बढ़ाने पर कितनी एनर्जी आती है भाई साहब, 2 जूल एनर्जी आती है। अब समझ गए, समझ गए। अब समझो यहां पे जब मैं कहता हूं 0 डिग्री सेल्सियस और मैं कहता हूं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैं कहता हूं 273.15 केल्विन। अब लेक्चर 2 देखा हुआ है तो आपको पता है कि ऑल दीज टेम्परेचर्स आर इक्विवेलेंट, ये सारे टेम्परेचर्स क्या है, इक्विवेलेंट है। जो ये है वही ये है वही है, समझना खूब अच्छे से। मैं थोड़ी देर के लिए 273.15 को राउंड ऑफ कर रहा हूं ताकि मेरे लिए चीजों को समझाना आसान हो जाए। ठीक है, ये कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया ताकि मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाए, और किसी वजह से नहीं है। ठीक है, अब समझो, अगर मेरे पास यही मेरे पास कंटेनर है, तो तुम्हें क्या हो गया, 0 केल्विन था, यही मेरे पास कंटेनर है, मैंने इसका टेम्परेचर अगर कर दिया 273 केल्विन, तो आपको क्या बात समझ में आनी चाहिए, आपको यह समझ में आनी चाहिए कि यार दादा इस मॉलिक्यूल के पास जो इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, 1 केल्विन बढ़ाने पर 2 जूल बढ़ी थी, तो अब टेम्परेचर कितना हो गया, 273 केल्विन। कितना बढ़ाया मैंने, 273 बढ़ाया, तो गोया इसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी 273 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई करो जरा, 3 2 6, 2 7 14, 2 2 4 + 1 5, गोया के 546 जूल की एनर्जी होगी इसके पास, ये मतलब है। अब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के पास 546 जूल की एनर्जी है। कैसे कैलकुलेट किया, 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विवेलेंट देखा केल्विन में क्या है और केल्विन से एनर्जी निकाल ली। फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस 32 के फिगर का अपना कोई मतलब नहीं है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट वाले जो हमारे भाई थे ना, फ़ारेनहाइट साहब, वो लोअर फिक्स पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 की जगह पे उस दिन 18 ले लेते, तो 18 डिग्री फ़ारेनहाइट इतनी एनर्जी को बता रहा होता जो 273 केल्विन पे होती है। अगर ये यहां पे 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लेते, तो आज के दौर में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का नंबर मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी को बता रहा होता जितनी 273 केल्विन पे होनी चाहिए। तो गोया कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब इस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स के पास कितनी एनर्जी है। अब नेगेटिव का कॉन्सेप्ट भी समझ लें जरा। अच्छा, जरा एक एक स्टेप पीछे आ जाओ, नेगेटिव पे चलते हैं। मैं कहता हूं -1 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है अगर आपने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे, तो -1 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, 272 केल्विन। अब देखो ये जो -1 डिग्री सेल्सियस है ना, इसकी अपनी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। क्यों, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये क्यों नेगेटिव हो रहा है सर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, ये रिलेटिव है। ये क्या बता रहा है, आप देखो -1 डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या है, 272 केल्विन। अब ये क्या बता रहा है, समझना इस बात को। आपके पास एक मॉलिक्यूल था, इसके पास 0 जूल एनर्जी थी व्हेन द टेम्परेचर वाज 0 केल्विन। आपने इस मॉलिक्यूल को हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा, और हीट दिया और बढ़ा, बढ़ते 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 इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 272 केल्विन हो गया। और हमने माना हुआ क्या है, 1 केल्विन बढ़ाने पर 2 जूल एनर्जी आती है, मिसाल ली हुई है, बहुत छोटी सी एनर्जी आती है वैसे
तो जब आपने 272 किया तो भाई 272 मल्टीप्लाई बाय 2 जब आप करोगे तो ये आएगा 544। तो गोया के आप ये कह रहे हो -1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास 544 जूल की एनर्जी है, जिसके करस्पॉन्डिंग वो मूवमेंट शो कर रहे हैं। बोलो बात समझ आती है? तो दीज आर रिलेटिव टेम्परेचर। दिस इज द रीजन कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में आप डिग्री का साइन लगाते हो, क्योंकि वो रिलेटिव है। आप हमेशा जब भी सेल्सियस या फ़ारेनहाइट को शो करते हो, उसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में? मतलब ये होता है इसके करस्पॉन्डिंग जो केल्विन टेम्परेचर है उतनी एनर्जी, उस केल्विन टेम्परेचर के अगेंस्ट में जो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स के पास है। वरना आप खुद सोचो, टेम्परेचर नेगेटिव, एनर्जी नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो ये तो रिलेटिव स्केल है। एक्चुअल स्केल कौन सा है? एब्सोल्यूट स्केल। तो लॉर्ड केल्विन ने पहली बार आकर यह काम किया कि उसने काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज कर दिया, जोड़ दिया। उससे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे चला करते थे। इसने आगे पहली बार काइनेटिक एनर्जी और जो केल्विन का कॉन्सेप्ट था उसको आपस में मर्ज कर दिया। तो अब आपके पास ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है। ये हमारे पास चला गया स्टैंडर्ड कि लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन, और उससे आगे आप जितना भी जाना चाहो जा सकते हो, कोई मसला अपने पास नहीं है। इतना हिस्सा छाप लो। अब मजीद चलते हैं और आगे बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने जो हमारा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिस्कस करना है, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको बनाना भी सिखा दूंगा, ये सारी वैल्यूज सिखा दूंगा A to Z। बहुत आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। पहले यहां पे ना कुछ 2-4 चीजें आप और डिस्कस कर लो। अभी हमने जो पढ़ा कि जनाब केल्विन साहब ने केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल का दर्जा दिया था। उसकी रीजन क्या बताई थी मैंने? उसकी रीजन ये बताई कि इन्होंने पहली बार टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ लिंक कर दिया। इन्होंने कहा केल्विन स्केल विल स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन, अ पॉइंट एट विच देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूलर मोशन। तो इन्होंने उस पॉइंट को कहा एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन स्केल का लोएस्ट पॉइंट है। केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 0 केल्विन वो पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? बिल्कुल जीरो है, मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाता है। इस पॉइंट को कहते हैं हम, मेरा बेटा, एब्सोल्यूट जीरो। अब सबसे पहला काम ये कर रहा हूं, देखो मैं गौर से, मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट जीरो का वैल्यू कितना है? 0 केल्विन। अगर आपने यही वैल्यू डिग्री सेल्सियस में निकालनी है, मैंने आपको इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकालना सिखाया हुआ है, तो क्या आएगी? माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये अब वो टॉपिक शुरू हो रहा है जिसके लिए मैं यहां पे 0.15 बार बार लेके चल रहा था। और जब आप डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालोगे तो माइनस का 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको निकालना आता है, लेक्चर नंबर 2 में सिखा चुका हूं। ये मेरा बेटा आपके पास एब्सोल्यूट जीरो वाले पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट अब इससे परेशान नहीं होना सर माइनस साइन क्यों आ रहा है एनर्जी के साथ माइनस साइन। भाई माइनस 49.67 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट, ये करस्पॉन्ड कर रहा है बेसिकली 0 केल्विन को, आई स्टेट एट विच देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल। तो जो भी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर है उनका करस्पॉन्डिंग केल्विन टेम्परेचर देखा जाता है, और उससे फिर आप देखते हो क्या काइनेटिक एनर्जी है। तो दिस इज द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरे बच्चे, एक स्टेप आगे चलते हैं। ये हमने एब्सोल्यूट जीरो की कन्वर्जेंस भी देख ली। अब देखते हैं कि हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उसका प्रेशर पर क्या ताल्लुक है, या इट्स रिलेशन विद द प्रेशर। पहले बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। यकीनन आपने ये सब चीज केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, लेकिन मैं फिर समझा देता हूं। देखो मेरा बेटा, बॉइलिंग कैसे होती है? आपका जो लिक्विड होता है, लिक्विड ही गैस में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग जो होती है, लिक्विड गैस में जाता है। आपका ये जो लिक्विड है, इसके सरफेस पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होता है, और लिक्विड के सरफेस पे एक वेपर प्रेशर होता है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का होता है। अब जब ये मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल जो वेपर बनाते हैं उनका वेपर प्रेशर होता है। जब ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो आपका लिक्विड बॉईल करना शुरू हो जाता है। अब आप सोचो, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूंगा, और आसान करके पढ़ लो, लिक्विड के ऊपर ये एक्सटर्नल प्रेशर ऐसे दबा रहा होता है। भाई एयर, भाई मान लो ये मेरे पास लिक्विड है, ठीक है, ऐसे समझ लो, ये मेरे पास जो है ना, ये ऐसे ओपन हुआ, इसका ढक्कन खोला, भाई अंदर पानी है। अभी जो एयर है वो इस पानी के ऊपर क्या करेगी? इसको दबा रही होगी, इस पे फोर्स लगा रही होगी। अगर मैं ऊपर से लगने वाला प्रेशर बढ़ा दूं तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं
उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस एक्सटर्नल प्रेशर का मुकाबला करके बाहर जाने के लिए। समझ आ रही है? जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा, भाई देखो अगर सामने से एक बंदा धक्का दे रहा है, आहिस्ता से धक्का देगा तो मैं भी आहिस्ता से एनर्जी लगा के चला जाऊंगा। अगर वो जोर से ताकत लगा रहा है तो जब तक मैं ज्यादा ताकत नहीं लगाऊंगा मैं कैसे जाऊंगा? तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर बढ़ा दोगे तो लिक्विड को बाहर जाने के लिए, बॉयल होने के लिए, वेपर बन के एस्केप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो दिस इज द वेरी रीजन मैंने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड। जैसे जैसे आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऊपर जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो एस्केप करेगा, क्योंकि बाहर से लगने वाली ताकत क्या हो रही है? बढ़ रही है। और वाइस वर्सा भी है, प्रेशर कम करोगे, एक्सटर्नल प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या मतलब? हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं अपना एक्सटर्नल प्रेशर स्टैंडर्ड से कम करता जाऊं, यानी कि मान लो मैंने जो प्रेशर था वो 101,325 पास्कल के बजाय कम करके मान लो 800 पास्कल कर दिया, या मैंने 1000 पास्कल कर दिया, कम कर रहा हूं 101,325 से। तो जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। होता यह है, देखो आपका जो 101,325 पास्कल था, इतने पास्कल पे जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे आप ये पास्कल में प्रेशर कम करते जाओगे वैसे वैसे आपके पास क्या होता चला जाएगा? जो अपना वो है ना बॉइलिंग पॉइंट, वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कम करते करते इसे 611.65 पास्कल पे ले आता हूं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.01 डिग्री सेल्सियस। समझना इस बात को, फिर समझ लो आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसे प्रेशर पे डिपेंड करता है। देखो अभी मैंने ट्रिपल पॉइंट नहीं पढ़ाया, उसको मत देखो। ये मान लो आपके पास यहां पे जो है ना ये पानी है, बॉइलिंग कैसे होती है भाई? यहां पे मान लो एक कोई आपके पास मॉलिक्यूल है, ये भी लिक्विड का पार्ट है, ये एस्केप करके जाना चाह रहा है वेपर में, ठीक है, बाहर जाना चाह रहा है गैस बना के। अब लिक्विड के ऊपर ये एक्सटर्नल प्रेशर यहां से अप्लाई हो रहा है। अब सोचो जरा, समझो, अगर मैं ये एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दूंगा तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको इनका मुकाबला करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग अकर होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर चला गया, यानी कि अगर पहले 100 पे हो रहा था तो अब मान लो 120 पे हो रहा है। ज्यादा हीट दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी, तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। समझे? इसी तरह अगर मैं प्रेशर कम कर दूंगा, ये प्रेशर कम हो गया तो इसको कम ताकत लगानी पड़ेगी, आसानी से चला जाएगा। तो ये बता रहा हूं मैं, आपका जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वो इतने प्रेशर पे, स्टैंडर्ड प्रेशर पे, यानी कि 1 atm भी कहते हो इसे आप, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप प्रेशर कम करते जाओ, 1 atm से कम करो 0.9, 0.8, 0.7, कम करते करते अगर आप इतने पास्कल कर दो, या इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 0.006 atm बनता है। इसके ऊपर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने ही पॉइंट पे पानी क्या हो जाएगा? आपका बॉइल करना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? अब मेल्टिंग पॉइंट को भी देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या सीन है? पानी जो है, पानी मेरा बेटा, पानी की ना एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो हमने अगले लेक्चर में भी डिस्कस करनी है थर्मल एक्सपेंशन के अंदर। पानी की एक यूनिक प्रॉपर्टी यह है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है मेरे बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो और सब्सटेंसेस में नहीं होती है। तो होता क्या है, इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से जो पानी है, पानी का जो सॉलिड होता है यानी कि आइस की डेंसिटी कम होती है, और जो लिक्विड होता है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। पॉइंट समझ में आ गया? ये आपको मजीद थर्मल एक्सपेंशन में समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखना कि मैं क्या बता रहा हूं। ये अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है कि जो आपकी मरीन लाइफ होती है, अब आप सोचो कि जो लेक है या पॉन्ड है, कई जगह ऐसी है ना जहां का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा -10 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, मछली मर गई, सारी जम के मर गई क्योंकि पूरा लेक जम गया। ऐसा नहीं सुना होगा कभी आपने। ये देखो, ये इसकी रीजन है। डिटेल से तो आगे थर्मल एक्सपेंशन में आएगा, एनोमेलस बिहेवियर। अभी सिर्फ इतनी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, अमूमी तौर पे सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का ज्यादा होने का मतलब क्या है? कम वॉल्यूम में ज्यादा मास ठुसा हुआ है। डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है? उतने ही वॉल्यूम में कम मास है। तो आइस की डेंसिटी कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है।
और जिस चीज की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे बैठती है। फ्लूइड स्टैटिक्स में भी पढ़ाई थी ये बात, सही है, डायनामिक्स में भी पढ़ाई थी ये बात। तो जो आपके एयर बलून्स काम करते हैं, वो जो तुर्की के अंदर एयर बलून्स के ऊपर ऊपर जाते हैं, उसमें गर्म हवा होती है तो वो ऊपर जा रहा होता है, ठंडी हवा को नीचे छोड़ता हुआ। जब उसकी हवा का टेम्परेचर उससे मैच कर जाएगा तो वो ऊपर जाना बंद हो जाएगा। उसका ठंडा कर दोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हॉट एयर बलून इसलिए राइज करता है। खैर, तो आपके पास डेंसिटी जो है आइस की कम होती है, इसलिए वो सतह पे होती है। तो सरफेस के ऊपर जो होता है वो बर्फ जमी हुई होती है, लेकिन नीचे क्या होता है, पानी होता है। खैर, वापिस आओ। अब मेरा बेटा, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो समझो क्या होता है। जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर देखो, मान लो ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास मान लो मैं मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। मेल्टिंग क्या है भाई, मेल्टिंग क्या है, ये मान लो मेरे पास आइस है, ठीक है, ये मान लो मेरे पास आइस है। मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहा हूं। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोज टू ईच अदर। आप मॉलिक्यूल्स पे ताकत लगा रहे हो कि मॉलिक्यूल्स करीब आए, करीब आए, करीब आए। और जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, ये कंडीशन किसे फेवर कर रही है, लिक्विड को या आइस को? ये लिक्विड को फेवर कर रही है। क्यों? क्योंकि लिक्विड पानी का वो फेज है जिसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आए होते हैं। भाई डेंसिटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो एक्सटर्नल, तो मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोज टू ईच अदर। जब वो करीब आते हैं, इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट को क्या करता है, फेवर करता है, और वो खुशी से लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहता है। यानी कि प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, समझना इस बात को, समझो अच्छे से, समझो मेल्टिंग पॉइंट क्या है। आइस के मॉलिक्यूल्स के पास इतना टेम्परेचर हो या इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि अब मजीद काइनेटिक एनर्जी आइस में रहते हुए ना बढ़ सकती हो या आइस के स्ट्रक्चर में ना बढ़ सकती हो। तो वो क्या करेंगे, मजीद हीट एनर्जी लेंगे और उसको बॉन्ड को तोड़ेंगे और सॉलिड से किस में जाएंगे, लिक्विड में जाना शुरू हो जाएंगे, ताकि दूर दूर जा सके। अभी तो आपस में बॉन्ड हुए हुए, करीब करीब है। आइस का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड हुए हुए होते हैं। जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो अब इनको एनर्जी कम चाहिए। क्यों एनर्जी कम चाहिए? क्योंकि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कम जगह में ज्यादा वॉल्यूम हो सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होता है। जो आइस होता है इसके क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं। जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो क्रिस्टल्स ऑटोमेटिकली टूट रहे होते हैं। टेम्परेचर बढ़ा के क्रिस्टल तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हो। आइस के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है या क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूटता है, वो लिक्विड में आ जाता है, फिर हैफेजेंट मोशन शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने से भी मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोज टू ईच अदर, और उसकी वजह से भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाओगे जब आप, तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कम टेम्परेचर के ऊपर भी मेल्टिंग हो जाएगी। सिमिलरली प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर कम करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर आप कम करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर कम करोगे तो अब प्रेशर कोई काम नहीं कर रहा, आपको टेम्परेचर से ही सिर्फ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर छोड़ना है ताकि वो क्या कर सके, लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। जैसे मेरा बेटा आपके पास जो 101325 पास्कल का प्रेशर है, यानी कि 1 atm का प्रेशर है, इसके ऊपर आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। जब आप प्रेशर को कम करते हो और कम करते करते 611.65 पास्कल पे लेकर आते हो या 0.006 atm पे लेकर आते हो, तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका आइस का, ये बढ़ के कितना हो जाता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है का मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। तो ये प्रेशर का इंपैक्ट है किसके ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम होता है, प्रेशर कम करने से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर बढ़ता है। और बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, लिखा था पूरा। प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ेगा और प्रेशर कम करने पे कम होगा, छाप लो। अब हम चलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे। अब मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर किस बला का नाम है, तो आप बोलोगे दुनिया भर में जो थर्मामीटर कैलिब्रेट किए जाते हैं उनको ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे रखकर कैलिब्रेट किया जाता हैगा। दुनिया भर के जो थर्मामीटर कैलिब्रेट होते हैं वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पर रखकर कैलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। यहां मैं आपको पहले ये डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया तो ये कैसे बनी हुई है, ये कुछ ऐसी है। ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है किसकी, वाटर की। एक लाइन ऐसी बनाई, एक लाइन यहां से ऐसी बनाई, एक लाइन यहां से ऐसी बना दी। अब आहिस्ते से समझते हैं क्या है हमारे पास, कोई परेशानी नहीं है। ये जो मेरा बेटा सही है, इसको बिठा लो। इस साइड पे आइस है, ये लिक्विड है, ये वेपर है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ऊपर आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। अभी सब समझते हैं, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है।
सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का क्या काम है? दो काम है। थर्मामीटर की कैलिब्रेशन करना। सर कैलिब्रेशन क्या होती है? मान लो मेरे पास घड़ी है, वो जिस घड़ी को मैं अक्सर बांध के लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, ये वाली, इसका टाइम खराब हो गया। इसका टाइम क्या हो गया? खराब। मान लो अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बज रहे और मुझे इसमें टाइम सही करना है। मैं क्या करूंगा? एक सही घड़ी सामने रखूंगा और उसके ऊपर अपना टाइम सेट कर लूंगा। दिस इज कैलिब्रेशन। किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस के अगेंस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट को मेजर करना, चेक करना कि क्या ये वैल्यू सही बता रहा है। अगर मेरे पास कोई घड़ी लाई जाती है, पूछा जाता है कि भाई ये सही काम कर रहा है या नहीं, मैं क्या करूंगा? देखूंगा मेरी घड़ी में 2 बज रहे हैं, क्या उसकी घड़ी में भी 2 बज रहे हैं कि नहीं। अगर 2 ही बज रहे हैं तो इसका मतलब उसकी घड़ी सही काम कर रही है, सही कैलिब्रेट हुई हुई है। अगर 2 नहीं बज रहे तो इसका मतलब उसकी घड़ी सही काम नहीं कर रही और सही कैलिब्रेट नहीं हुई हुई। बेसिक बात है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का ये काम होता है, दुनिया भर के थर्मामीटर को कैलिब्रेट करना और 1 केल्विन का जो डिवीजन है उसको डिफाइन करना। अभी आपको ऐसा समझ में आएगा, टेंशन नहीं। सर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, पहले समझो। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से मुराद है एक ऐसा यूनिक पॉइंट जहां पे आपने प्रेशर और टेम्परेचर कुछ ऐसा सेट कर दिया कि पानी तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब आपने आइस लाके रखा, लिक्विड लाके रखा, वेपर लाके रखा, पानी तीनों में को एग्जिस्ट कर रहा है। ना आइस कम हो रही है, ना लिक्विड बढ़ रहा है, ना वेपर कम हो रहा है। यहां पे क्या होता है समझ लो, यहां पे क्या होता है मेरे बच्चे, आपका जो आइस है ये कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड में, और आपका जो लिक्विड वाटर है वो वापस कन्वर्ट हो रहा होता है किसमें? आइस में। सिमिलरली आपका जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में, और आपका जो गैस है वो वापस कन्वर्ट हो रहा होता है मेरे बच्चे किसमें? लिक्विड में। आइस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेल्टिंग या फ्यूजन। सिमिलरली लिक्विड का आइस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? बॉइलिंग। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। सर कंडेंसेशन क्या है? फ्रीजिंग क्या है? मेल्टिंग का उल्टा। मेल्टिंग क्या है? आइस के ब्लॉक को आपने हीट दिया, जब हीट दिया तो वो किसमें चला गया? लिक्विड में चला गया। अब लिक्विड को 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है, उसे आप ठंडा कर रहे हो। 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को फ्रीजर में रख दिया, वो क्या करता है? ठंडा करता है, वो बर्फ में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे आपने उसे फर्दर हीट दिया, बॉयल कर जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर है, आपने उससे हीट लिया, उसे ठंडा किया, गैस को ठंडा किया, कंडेंस कर जाएगा। ये होता है कंडेंसेशन। तो यहां पे मेल्टिंग भी हो रही है, फ्रीजिंग भी हो रही है, बॉइलिंग भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। यहां पे सबसे पहले तो मैं एक बल्कि नहीं आगे चल के लगाऊंगा, फिर आपको बात अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, पहले ये समझते हैं एक साथ हो कैसे रहा है, समझिएगा इस बात को। मेरा बेटा ये जो यूनिक टेम्परेचर और प्रेशर है जहां पे ये होता है ना, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जहन में रखने के लिए आप बस इतना जहन में रखोगे, 0.01 डिग्री सेल्सियस एट 611.657 पास्कल, ये वो टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस एट 611.657 पास्कल। मैंने डिफरेंट यूनिट्स में लिख दिया ताकि अगर कोई एग्जामिनर पूछे तो आप निकाल सके। जैसे ये ट्रिपल पॉइंट था वाटर का डिग्री सेल्सियस में, इसी को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 273.16, इसलिए मैं शुरू से 273.15 लेता हुआ चल रहा था ताकि आप इससे परेशान ना हो जाओ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ है। देखो आपको मैंने कन्वर्जन तो सिखाई थी ना, T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू T के माइनस का 273.15 डिवाइडेड बाय 100 सिखा था। अब देखो डिग्री सेल्सियस स्केल आपको बता दिया 0.01 डिग्री सेल्सियस अपॉन में ये आ गया 100, ये हो गया आपका T के माइनस का 273.15 अपॉन में आ गया 100। ये 100 से 100 मर गया, इसको यहां लाके आप ऐड कर दोगे तो टेम्परेचर इन केल्विन जो है दैट कम्स आउट टू बी 273.16 केल्विन। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ये इसको लाके आप इसमें, अब अगर यहां पे मैं 273 लेके चल रहा होता राउंड ऑफ वाली वैल्यू, तो ये मैं कैसे वैल्यू निकालता? फिर आप बोलते यार अचानक से ये कैसे आगे उठ गई। ठीक है, इसलिए मैं एक्चुअल वैल्यू से आपको समझाता चल रहा था। ठीक है, तो ये मेरा बेटा टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। और जब आप इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, कन्वर्ट करके देख लेना आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास प्रेशर है, ये पास्कल में, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपके पास क्या आ रहा है? मिलीमीटर ऑफ Hg, और इतना ही आपके पास टॉर भी होगा 4.58 टॉर भी आप इसे कह सकते हो।
ठीक है 4.5 कैसे निकाला, वो कन्वर्जन बताई थी ना, 101,325 पास्कल बराबर है 760 मिलीमीटर और एचजी के बराबर है 1 एटीएम की, ठीक है ऐसे निकालोगे आप, ठीक है सिंपल हो गया मेरे बच्चे। एटीएम का नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एटीएम का, ठीक है। अब यहां पे आपने समझना मेरे बेटा यहां पे हो क्या रहा है, ये वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी कि अब सोचो ये हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर है अपने पास, इस कंटेनर में एक मान लो मेरे पास गिलास की डिस्क है, फिर मैं एक वीडियो भी लगाऊंगा, वही किसी यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब की वीडियो है, वो आप देख लेना, 2 मिनट की है। उसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने थोड़ा सा आइस रखा हुआ है, लिक्विड रखा हुआ है, गैस रखा हुआ है, वेपर। अब देखो आपके पास जो आइस है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन जिस रेट से आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से लिक्विड गैस में जा रही है, उसी रेट से गैस लिक्विड में आ रहा है, उसी रेट से लिक्विड आइस में आ रहा है, यानी कि इन सब का रेट मैच कर रहा है। रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग, रेट ऑफ बॉइलिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ये पॉइंट कब तक रहेगा, जब तक आपने उस कंटेनर के अंदर जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया हुआ है एट 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मेंटेन किया हुआ है 611.657 पास्कल या 0.00604 एटीएम या 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को दुनिया भर के थर्मामीटर का स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट माना जाता है कैलिब्रेशन के लिए, क्योंकि ये इजीली रिप्रोड्यूसिबल है, इसको लैब में हम आसानी से बना सकते हैं, और जिस अपरेटस के अंदर हम ये चीज प्रोड्यूस करते हैं वो कहलाता है आपके पास ट्रिपल पॉइंट सेल। ट्रिपल पॉइंट सेल, इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है कि यहां पे आपका पानी तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट कर रहा है। को एग्जिस्ट का मतलब आइस का वैल्यू बढ़ नहीं रहा, मतलब समझना को एग्जिस्ट क्या होता है। अगर मैं पानी को फ्रीजर में रख दूं तो वहां पे आइस डोमिनेट करेगी, पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आइस को बाहर लाके रख दूं रूम टेम्परेचर पे तो वहां पे लिक्विड स्टेट डोमिनेट कर रही है, जितना भी बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं चूल्हे पे रख दूं तो वहां पे वेपर स्टेट डोमिनेट कर रही है, सारा पानी उड़ जाएगा। अब ये वाला जो इस पॉइंट के ऊपर ये वाला ट्रिपल पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर पानी आइस भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, वेपर भी है, कोई किसी के ऊपर हावी नहीं है। जितना आइस शुरू में था वो आखिर में भी उतना ही है, जितना लिक्विड शुरू में था वो आखिर में भी। ट्रिपल पॉइंट पे आने के बाद, ये ट्रिपल पॉइंट की कंडीशन बता रहा हूं, वंस ट्रिपल पॉइंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड तो जितना आपका गैस था वो उतना ही रहेगा जब तक ट्रिपल पॉइंट है, जितना आपका आइस था वो उतना ही रहेगा जब तक ट्रिपल पॉइंट है। अगर मान लो 1 ग्राम आइस था, आइस 1 ग्राम ही रहेगा थ्रू आउट। अगर 1 ग्राम वेपर था, 1 ग्राम वेपर ही रहेगा थ्रू आउट। 1 ग्राम लिक्विड था तो 1 ग्राम लिक्विड ही रहेगा थ्रू आउट, यानी कि कोई स्टेट किसी पर हावी नहीं हो रही, यानी कि पानी इज को एग्जिस्टिंग इन ऑल द 3 फेजेस, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर में और इक्विलिब्रियम में। और ऐसा कैसे हुआ, अब आप बोलोगे सर पानी बॉईल कैसे कर रहा है 0.01 डिग्री सेल्सियस पे। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रेशर का दारोमदार किस पर है, बॉइलिंग पॉइंट पे। जब आप प्रेशर कम करोगे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो आपने सोचो प्रेशर कितना कर दिया, 0.006 एटमॉस्फेरिक, जो कि 1 एटीएम पे 100 डिग्री सेल्सियस होता था, तो आपके पास 0.00604 एटीएम पे आपका बॉइलिंग पॉइंट इज एट 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो पानी बॉइल भी कर रहा है एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर, पानी मेल्ट भी कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट 0 से 0.01 पे क्यों आया, क्योंकि आपने प्रेशर कम किया तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ गया, वो भी समझाया मैंने आपको, ठीक है, समझ आती है बात की। चलो अच्छा एक चीज और, ये वाली जो लाइन है इसको मेरा बेटा हम मेल्टिंग लाइन कहते हैं या इसको हम फ्यूजन लाइन कहते हैं, आइस और लिक्विड के बीच में। ये जो मेरा बेटा लिक्विड और वेपर के बीच की लाइन है, ये जो लिक्विड और वेपर के बीच की लाइन है इसको मेरा बेटा हम कहते हैं वेपराइजेशन लाइन। क्या कहते हैं, वेपराइजेशन लाइन। ये जो मेरे बच्चे हैं, ये वाला पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है आइस और वेपर के बीच में, इसको मेरे बच्चे हम कहते हैं सब्लिमेशन लाइन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होती है सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। अब ऐसा क्यों होता है वो हमारी डोमेन नहीं है, केमिस्ट्री वालों की, वरना बताता आपको, ठीक है। सिमिलरली गैस का डायरेक्ट आइस में कन्वर्ट होना डीसब्लिमेशन कहलाता है, या एक और नाम भी उसका होता है डिकम्पोजिशन होता है, या इस टाइप की कोई नाम होता है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो नाम होता है। तो ये आपके पास सब्लिमेशन लाइन कहलाती है, ठीक हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एग्जामिनर यहां से आपसे सवाल क्या पूछेगा, देखो ये आपके पास आ गया ना, ये इधर नहीं बना लेते, यहां
प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा ये एक और चीज देखो, ये देखो, ये आपके पास 1 atm प्रेशर है, ये प्रेशर है ना atm, y एक्सिस पे प्रेशर है, यहां पे टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस पे। अब देखो ये 1 एटमॉस्फेरिक के ऊपर आपको देखो, ये आपको नजर आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। चेक करो क्या बताया था, जब आपका प्रेशर बढ़ा 0.06 से आप 1 पे गए, प्रेशर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। मेल्टिंग पॉइंट 0.01 से 0 पे आ गया। चेक कर रहे हैं, यहां पे जब ये प्रेशर था तो ये मेल्टिंग पॉइंट था, देख रहे हो, ये जब आपका प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया ना भाई, ऊपर गए वाई के ऊपर, प्रेशर बढ़ गया तो आपका मेल्टिंग पॉइंट पीछे आ गया, 0 पे आ गया। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ गया, देखो बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, देखो ये है ना आपकी बॉइलिंग वाली लाइन, ये है वेपराइजेशन लाइन, तो यहां से मिलेगी ना वैल्यू तो आपको, तो ये आपका बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ ये आपकी मेल्टिंग वाली लाइन है, तो यहां से आपको मेल्टिंग का टेम्परेचर मिलेगा। जब आपका ये प्रेशर हो गया, ये हो गया। अब देखो प्रेशर अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो देखो ये मेल्टिंग पॉइंट और पीछे शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो ना, अगर मैं यहां की बात करूं, इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूंगा तो ये यहां कहीं पे आएगा। तो गोया कि आप प्रेशर जितना बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट उतना पीछे आएगा, और ये लाइन देखो ऐसे जा रही है, प्रेशर जितना बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट उतना आगे आएगा। ये जो मेरा बेटा पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ध्यान में रखना, ये वेपराइजेशन लाइन है। वेपराइजेशन लाइन का जो लास्ट पॉइंट होता है उसको अपन लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का टेम्परेचर यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, ये आपकी किताब में नहीं है, 374 डिग्री सेल्सियस एट 218 एटमॉस्फेरिक। इसके बाद जो एग्जिस्ट करता है वो होता है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की बस इतनी डेफिनेशन ध्यान में रखना कि यहां पे लिक्विड और गैस मिक्स होकर एग्जिस्ट करती है, और लिक्विड को गैस से या गैस को लिक्विड से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। यानी कि वेपराइजेशन लाइन का जो एंड पॉइंट होता है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड लिक्विड और गैस अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, दे को एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। और लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज की बेस पे यू कैन नॉट सेपरेट देम। इसका अगर टेम्परेचर प्रेशर पूछेगा तो ये प्रेशर है, ये क्या है, टेम्परेचर है। समझ आते हैं। अच्छा, अब इसका माजी में जो सवाल आया हुआ है, क्योंकि ये जाहिर है पहले भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हर जगह पे इंक्लूड था, सिंध बोर्ड में शायद अभी आए, यहां से उन्होंने सवाल पूछा आपसे इधर से, ये आपके पास मेरा बेटा आइस है, ये मेरा बेटा आपके पास लिक्विड स्टेट है या जिसको आप वाटर स्टेट कहते हो, ये आपके पास वेपर स्टेट। अब सोचो जरा, अब देखो समझो, ये मेरा बेटा ये ट्रिपल पॉइंट है, ये मेरा प्रेशर है और ये मेरा टेम्परेचर है। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, ट्रिपल पॉइंट वाले टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं, टेम्परेचर को ना छेड़ूं, प्रेशर को वेरी करूं, सोचो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर को बढ़ाने का मतलब मैं ऊपर जा रहा हूं, और प्रेशर को कम करूंगा मतलब मैं नीचे आ रहा हूं। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सुनना गौर से, कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा वाला, ट्रिपल पॉइंट वाला, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर को बढ़ाते हो तो प्रेशर को बढ़ा के आप कहां आ जाओगे, लिक्विड में आ जाओगे। मतलब समझना, मतलब यह है कि जो अभी आपके पास स्टेट सारी को एग्जिस्ट कर रही थी, अब आपका लिक्विड फेज डोमिनेट करेगा और सब कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस पानी बन जाएगी, वेपर भी कंडेंस होके पानी बन जाएगा। ये मतलब है इसका, ये मतलब है। यानी कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ा दो, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, इसी पे प्रेशर ऊपर जा रहे हैं, तो लिक्विड फेज आपका डोमिनेट करेगा। यानी कि ऑल द थिंग्स विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। आइस मेल्ट होके लिक्विड, गैस कंडेंस होके लिक्विड। अगर आप इसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को गिरा दो, तो प्रेशर को गिराने पे देखो, प्रेशर को गिरा दो तो आप कहां आ जाओगे, वेपर स्टेट में आ जाओगे। वेपर स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो आइस है वो सब्लिमेट करके डायरेक्ट गैस में आ जाएगी, और आपके पास जो लिक्विड है वो बॉयल करके किस में आ जाएगा, गैस में आ जाएगा। सही है, सही। अब देखो इधर सिमिलरली अगर आप उल्टा करो, आप उल्टा भी समझ लो जरा भाई, उल्टा भी समझ लो। उल्टा क्या है, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर मतलब 611.657 पास्कल पे टेम्परेचर को बढ़ाओ। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मैं यहां जा रहा हूं, ये इधर आ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप किस स्टेट में आ जाओगे, वेपर स्टेट में आ जाओगे, यानी कि सब का सब किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसी टेम्परेचर पे इसको कम कर दोगे, मतलब प्रेशर, इसी प्रेशर पे, मतलब देखो मैंने प्रेशर नहीं चेंज करना, प्रेशर वो ये टेम्परेचर कम कर रहा हूं, टेम्परेचर कम कर दोगे तो आपके पास आइस डोमिनेट करेगा। यानी कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप टेम्परेचर गिराओगे तो आइस के अंदर आ जाएगा, यानी कि सब चीज आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड भी वेपर में जाएगा और आइस भी किस पे जाएगी,
वेपर में जाएगी, ठीक है। और जब टेम्परेचर कम करोगे तो आइस में आ जाएगा, यानी कि आपका गैस भी डीसब्लिमेट होकर आइस में आएगा और आपका जो लिक्विड है वो फ्रीज होके आइस में आ जाएगा। सही हो गया, इतना हिस्सा छाप लो, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर 1 केल्विन का साइज कैसे डिफाइन करता है। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो ट्रिपल पॉइंट सेल इस्तेमाल करते हैं उसका मकसद क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट सेल का मकसद ये होता है कि थर्मामीटर्स कैलिब्रेट किए जाएं। कैसे? लैब के अंदर, जो आपने अभी वीडियो भी देखी, लैब के अंदर आप ये पूरा जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसको सेट करते हो और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को अचीव कर लेते हो। अब आपको पता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर जो आपका प्रेशर है, जो मैं आपको 611.657 बता रहा था, वो बास किताबों में आपको 611.73 पास्कल भी लिखा मिलता है और ज्यादातर यही वैल्यू लिखी आपको मिल रही होगी, ज्यादा फर्क नहीं है। 611.657 क्या बन गया? तकरीबन 611.7 और ये भी क्या है? 611.7 पास्कल। तो बास जगह वो लिखा होता है, बास जगह ये लिखा होता है। क्योंकि आपकी किताबों में यही लिखा हुआ है तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया ताकि आपके जहन में रहे, परेशान ना हो जाओ। भाई 611.657 को भी राउंड ऑफ करोगे तो वो 611.7 पास्कल बनेगा और ये भी उतना ही लिखा है, ठीक है। चलो, और जो आपका टेम्परेचर है वो कितना है? 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन या 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो मुझे कैलिब्रेशन करनी है। पहले समझो कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, समझो अच्छे से। एक घड़ी मेरे पास सही है। मैं जैसे बचपन में हम लोग क्या किया करते थे, जो न्यूज चैनल होते थे ना, हर न्यूज चैनल पे 8 बजे 9 बजे का बुलेटिन आया करता था, खबरें आया करती थी। तो हम उसके लिहाज से अपनी घड़ी मैच कर लेते थे कि यार अभी खबरें आ रही हैं, अभी हेडलाइंस आ रही हैं, इसका मतलब अभी 9 बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं, अभी 8 बज रहे हैं। तो वो हमारा स्टैंडर्ड था। अब ट्रिपल पॉइंट का आपको पता है, ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस पर, ये टेम्परेचर है केल्विन पर, के नहीं लिखा है, ये टेम्परेचर है केल्विन पर, ये टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट पे। अब आपने कोई थर्मामीटर कैलिब्रेट करना है, चेक करना है वो सही रीडिंग दे रहे नहीं, आपने डिग्री सेल्सियस वाला थर्मामीटर मंगाया, उसको आपने अपने ट्रिपल पॉइंट सेल में डाल दिया। अगर वो रीडिंग दे रहा है 0.01 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब वो ठीक है, वरना आप उसको ऑल्ट्रेशन करोगे और उसकी रीडिंग को इस पॉइंट पे लेकर आओगे। सिमिलरली केल्विन वाला लाके देखा, क्या ये 273.16 केल्विन दे रहा है कि नहीं? अगर दे रहा है तो मतलब ठीक है। सिमिलरली फ़ारेनहाइट वाला वो 32.018 देना चाहिए इस पॉइंट पर आकर, तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। फिर यहीं पे मेरा बेटा हम क्या करते हैं, हम 1 केल्विन का वैल्यू डिफाइन करते हैं। इसको मत पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आएगा, मैं आसान करके बताता हूं। 1 केल्विन डिफाइन करना है, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखो भाई 1 केल्विन को मेरे बच्चे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं,
1/273.16 मल्टीप्लाई बाय 273.16 बोला है ना, लिख सकता हूं, ये और ये मर जाएगा, पीछे 1 केल्विन है। क्या इस 273.16 को, ये जो लिखा हुआ है ये वाले की बात कर रहा हूं, क्या इसको मेरा बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देखना, 273.16 केल्विन माइनस 0 केल्विन, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना भाई, क्यों नहीं लिख सकता? देखो इसमें से 0 माइनस करूंगा तो ये बचेगा, इससे ये मर जाएगा, तो ये 1 केल्विन आ गया। अब ये मेरा बेटा आपके पास है स्टैंडर्ड टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ 1 केल्विन। पढ़ो इसको, ये क्या है, 1/273.16 टाइम्स, टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स द डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस है, ये क्या है, दिस इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि 1 केल्विन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, 1 केल्विन इज 1/273.16 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड एब्सोल्यूट जीरो लिखा है। Size of 1 Kelvin is defined as 1/273.16 times the difference between triple point of water and absolute zero। अब आप याद करो, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में एक चीज पढ़ाई थी, क्या मैंने आपको कहा था, एक डिवीजन डिग्री सेल्सियस का एक डिवीजन केल्विन के बराबर होता है और ये 1.8 डिवीजन डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। साथ मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी, मैंने कहा था एक डिवीजन केल्विन पे चेंज होने का मतलब क्या है कि कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, वही मतलब एक डिवीजन केल्विन का भी है। और फ़ारेनहाइट पे ये मतलब तब हासिल होगा जब आप 1.8 डिवीजन बढ़ाओगे, यानी कि एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, उसकी एनर्जी अभी 0 जूल है, सुनना, यानी कि 0 केल्विन है। सुन, अगर 0 जूल है इसका मतलब 0 केल्विन है, आपने उसको हीट दिया, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन हो गया, बोले उसकी 2 जूल एनर्जी बढ़ गई, मेरी गिवन एग्जांपल के मुताबिक कि 1 केल्विन बढ़ाने में 2 जूल बढ़ती है। अगर उसका टेम्परेचर अभी -273.15 था, एब्सोल्यूट जीरो, आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, अब कितना हो गया, -272.15, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में 2 जूल ही बढ़ी है एनर्जी। ठीक है, अगर आपने सेम एनर्जी बढ़ानी है फ़ारेनहाइट में तो कितना डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, 1.8 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर पहले उसका 32 था, तो अब बढ़ा के 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट करेंगे, तब जाके उसके बाद पुरानी एनर्जी में 2 जूल का इजाफा होगा, ये मतलब है इसका। इसी चीज को आप यहां से भी साबित कर सकते हो, इस जगह से। यानी कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात करूं, देखो डिग्री, एक केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, देखो बता रहा हूं, 1 केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर है, इससे तो क्या हो जाएगा, 1/273.16 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड एब्सोल्यूट जीरो। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस, और माइनस, क्योंकि यहां डिफरेंस लिखा हुआ है तो माइनस आएगा। और एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है, एब्सोल्यूट जीरो -273.15, यही होता है ना डिग्री सेल्सियस पे, माइनस माइनस यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/273.16 मल्टीप्लाई बाय प्लस करेंगे तो ये हो गया 273.16। ठीक है मेरे बच्चे, अब क्या करेंगे, अब आप सॉल्व कर लो। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब आपने क्या किया, इनको ऐड कर दिया तो ये बन गया, सॉल्व कर लिया तो क्या आ रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये चीज हमने साबित कर ली। मैंने आपको ओल्ड के हिसाब से भी पढ़ा दिया, नए के हिसाब से भी पढ़ा दिया, पुराने थर्मोमेट्री के कॉन्सेप्ट भी हो गए, नए के भी हो गए, किताबें लिखी हुई डेफिनेशन भी हो गई। अब इसी तरह से आप फ़ारेनहाइट से भी डिफाइन कर सकते हो। देखो 1 केल्विन अगर आपने चेक करना हो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, क्या फॉर्मूला है, 1/273.16 मल्टीप्लाई बाय, ये डिफरेंस है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड एब्सोल्यूट जीरो। ट्रिपल पॉइंट फ़ारेनहाइट में कहां आता है, ट्रिपल पॉइंट आता है अपने पास 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आता है, माइनस एब्सोल्यूट जीरो कहां आता है, -459.67, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, इस पूरी चीज का जो आंसर है वो तकरीबन कितना आएगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, जो हमने पहले साबित किया हुआ था, करके देख लेना। ठीक है, इतना हिस्सा छाप लो, आगे चलते हैं और अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देखेंगे कि कौन कौन सी थर्मामीटर की डिफरेंट टाइप एग्जिस्ट करती है। अब देखो मेरे बच्चे, मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए पॉइंट्स हैं, और ये एक छोटा सा सेक्शन है, इससे माजी में 2 दफा सवाल पूछा गया है। तो उन 2 सवालों को कवर करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर का पता होना जरूरी है। आसान सा टॉपिक है, जो कुछ अब तक पढ़ा है ना वो इसको दरिया को कूजे में बंद कर रहे हैं। टेम्परेचर होता क्या है
किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स का इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट, और स्पेसिफिकली इंटरनल एनर्जी के अंदर भी स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट, कि बॉडी के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या काइनेटिक एनर्जी कम है, वो डिवाइस जो कि टेम्परेचर मेजर करती है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। अब आप सोचो, इसको नहीं पढ़ो क्या लिखा है। अब आप सोचो, आपने कॉमन लाइफ में कौन सा थर्मामीटर देखा है? मेरे बच्चे, सबसे कॉमन जो थर्मामीटर आपने देखा होता है ना, उसे हम कहते हैं मरकरी फिल्ड लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। क्या कहते हैं? मरकरी फिल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। एग्जामिनर अक्सर आपसे पूछता है कि थर्मामीटर का रेफरेंस पॉइंट्स क्या होते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट्स वही दो रहेंगे, जहन में रखना। कौन से? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर। अब बच्चे को लगता है कि सर मरकरी फिल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के अंदर तो मरकरी भरा हुआ है। जो आपके पास थर्मामीटर होता है ना, वो जो आपका बुखार नापने के लिए होता है, उसमें तो मरकरी होता है, वो सिल्वर सा। तो सर उसमें उसके अंदर मरकरी का नहीं, मरकरी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं लेते, जहन में रख लेना। पुरानी थर्मोमेट्री के अंदर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता था, मॉडर्न थर्मोमेट्री के अंदर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को लिया जाता है, ठीक है, एज स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट। क्लियर हो गया? लेकिन आपके कोर्स के अंदर हमेशा ध्यान में रखना, वो यही बोलेगा, आपके कोर्स के अंदर ट्रिपल पॉइंट को एज रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया हुआ। आपके कोर्स में पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है, 2 पॉइंट्स है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आपके कोर्स में जो ट्रिपल पॉइंट को रखा हुआ है, उसने ट्रिपल पॉइंट को 2 कामों के लिए इस्तेमाल किया है आपके कोर्स के अंदर। एक्चुअल में 3 काम होते हैं। मॉडर्न थर्मामीटर भी ट्रिपल पॉइंट से डिफाइन होता है, 1 केल्विन का साइज भी ट्रिपल पॉइंट से डिफाइन होता है, दुनिया भर के थर्मामीटर भी ट्रिपल पॉइंट से कैलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन आपके कोर्स में पुराने वाले, कि यहां पे वही बात लिखी है, 2 फिक्स पॉइंट्स आर नीडेड टू डिफाइन स्केल। और ये फिक्स पॉइंट कौन से हैं? फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड प्रेशर विच इज 180। अब आप नोट कैसे करते हो वो जो बुखार वाला थर्मामीटर है? आप क्या करते हो, जरा सोचो, सोच के देखो। आप यहां पे थर्मामीटर रखते हो, इसके अंदर जो लिक्विड होता है, बेसिकली मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, इसके लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है और आपको इसकी लेंथ बढ़ती हुई नजर आती है। भाई वॉल्यूम एक्सपेंड करता है तो वो फैलता है, आगे जाता है, तो आपको यहां पे इसकी लंबाई बढ़ती हुई नजर आती है। आप इसकी रीडिंग नोट कर लेते हो। तो समझना आपने टेम्परेचर की रीडिंग कैसे पढ़ी, आपने थर्मामीटर पे टेम्परेचर की रीडिंग कैसे पढ़ी? इसका मतलब जो मरकरी की लेंथ है इस थर्मामीटर में, इसका कोई ना कोई ताल्लुक होगा टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ने पर यह लेंथ बढ़ी, तभी तो आपने पढ़ा। नहीं समझे? फिर समझो। देखो थर्मामीटर से आप रीडिंग कैसे नोट करोगे? थर्मामीटर के अंदर यकीनन कोई ना कोई प्रॉपर्टी सब्सटेंस की ऐसी इस्तेमाल की जाएगी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। टेम्परेचर चेंज होगा, वो प्रॉपर्टी चेंज होगी, आप पढ़ोगे और पता चल जाएगा टेम्परेचर कितना है। जैसे मैंने कॉमन थर्मामीटर की एग्जांपल ली, वो जो ग्लास वाला थर्मामीटर होता है बुखार नापने के लिए। आप किसी बंदे का बुखार कैसे बताते हो? जब आप उस बंदे के जो पेशेंट है उसके मुंह में रखोगे थर्मामीटर, तो जो मरकरी है वो एक्सपेंड करेगा, यानी कि मरकरी का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करता है और आपको उसकी लेंथ बढ़ती हुई नजर आती है। गोया के लेंथ ऑफ लिक्विड इन दिस केस इज द प्रॉपर्टी जो कि चेंज हो रही है टेम्परेचर के चेंज होने से। और क्या हो सकता है? आगे चल के जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा रेजिस्टेंस किसी वायर का, किसी मटेरियल का चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज होने से। तो गोया मैं रेजिस्टेंस का भी थर्मामीटर डिफाइन कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। भाई मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 2 ओम्स थी, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल। अगर मान लो, समझना, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस वायर की कितनी थी? 2 ओम्स। और मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस हो गई मान लो मेरे पास 20 ओम्स, मिसाल दे रहा हूं। आपसे कोई पूछे बताओ अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो क्या रेजिस्टेंस होगी? आप बोलोगे सर 9 ओम्स। कैसे निकाला? आपने 20 में से 2 को माइनस किया तो क्या पता चला? 18 ओम। यानी कि जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो रेजिस्टेंस कितनी बढ़ी? 18 ओम्स। जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा यानी कि 100 का आधा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी 18 की आधा बढ़ेगी, यानी कि होगी 9 ओम्स। ये जो आपने अभी अभी अपने दिमाग में कैलकुलेशन की है ना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोमेट्री। यही थर्मामीटर है। इसी के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर डिफाइन किए जाते हैंगे।
तो गोया में बहुत सारी चीजों को थर्मामीटर के अंदर एज थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस यूज कर सकता हूं। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस क्या है? वो चीज जो आप थर्मामीटर में इस्तेमाल कर रहे हो जो कि चेंज होती है विद द चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मरकरी फिल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है उसमें लिक्विड एक्सपेंड करता है, उसका वॉल्यूम तब्दील होता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। अब क्यों होता है वो अगला टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाऊंगा वहां पे। तो वो मरकरी क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से। सिमिलरली आप रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर को यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप गैस के प्रेशर को यूज कर सकते हो या गैस के वॉल्यूम को यूज कर सकते हो। मैंने अभी तक आपको गैस लॉज नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो प्रेशर ऑफ द गैस चेंज हो जाता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज हो जाता है। चार्ल्स लॉ में पढ़ी है आपने ये बात। प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है। तो गोया में गैस के प्रेशर को भी एज एन इंडिकेटर ऑफ थर्मोमीटर ले सकता हूं, गैस के वॉल्यूम को भी एज एन इंडिकेटर ऑफ थर्मोमीटर ले सकता हूं। सही है? देखो ये बात लिखी हुई है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द वैल्यू ऑफ अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज अ प्रॉपर्टी दैट वेरीज लीनियरली विद टेम्परेचर। सर ये लीनियर वेरिएशन से क्या मुराद है? भैया लीनियर वेरिएशन से ये मुराद है, जैसे मिसाल के तौर पर मरकरी की मिसाल लेते हैं। मान लो अगर अभी आपको ये पता चल गया ना, मरकरी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर मरकरी फैलता है, लेंथ में इजाफा होता है। आसानी के लिए मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 0.1 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे 0.2 बढ़ना चाहिए, 3 बढ़ाने पे 0.3 बढ़ना चाहिए। ये लीनियर है, यानी कि अगर कोई चीज आप ले रहे हो तो उसके अंदर लीनियर रिलेशन होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी शुड वेरी लीनियरली। ऐसा ना हो कि पहला 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा, फिर 1 डिग्री बढ़ाया अब 0.05 बढ़ा, फिर 1 डिग्री बढ़ाया अब 0.0025 बढ़ा। मतलब ऐसा ना हो कि हर डिग्री सेल्सियस के इजाफे में वहां जो चीज चेंज हो रही है वो अलग अलग हो रही है। जैसे रेजिस्टेंस की मिसाल लो, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे रेजिस्टेंस 2 ओम बढ़ी, तो 2 डिग्री बढ़ाने पे 4 ओम बढ़नी चाहिए, 3 डिग्री बढ़ाने पे 6 ओम बढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहला डिग्री बढ़ाया 2 ओम बढ़ी, दूसरा डिग्री बढ़ाया तो सिर्फ 1 ओम बढ़ी, तीसरा डिग्री बढ़ाया तो 0.5 ओम बढ़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए, लीनियर वेरिएशन होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी को थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। 2 फिक्स पॉइंट चाहिए, पढ़ चुके, बता दिया। मॉडर्न थर्मोमेट्री में ये फिक्स पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है, जो कि आपके कोर्स में नहीं लिया जाता। थर्मो प्रॉपर्टी एक्स जो कि वेरी करती है टेम्परेचर के चेंज होने पे, वो क्या क्या हो सकती है, इसी की बेस पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है। लेंथ ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, टेम्परेचर बढ़ा लेंथ बढ़ गई, ऑर्डिनरी थर्मामीटर, ग्लास वाला थर्मामीटर। मरकरी फिल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो कि हमारा बुखार नापने के लिए होता है। प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपको पता है प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर चेंज हो जाता है, आगे चल के गैस लॉज में भी देख लेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम इसको कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो चार्ल्स लॉ पे काम कर रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी आपको ये सब नहीं भी पता हो तो टेंशन नहीं है, बस इतना बताओ वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है, इसको कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। ये सब माजी में क्वेश्चन इसके आए हुए, 2 क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस ऑफ गिवन प्लेटिनियम वायर, रेजिस्टेंस भी चेंज करती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। जो आपके पास मेटलॉइड्स होते हैं उनकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है, मेटल्स की टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। अब क्यों होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा आपको मैं सब चीज। तो बहरहाल इन शॉर्ट थर्मामीटर में आप ऐसा सब्सटेंस यूज करते हो जो कि वेरी करता हो टेम्परेचर के चेंज से, ताकि टेम्परेचर चेंज हो वो जो भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो, आप नोट कर लो। ठीक है, अब देखो आप इस फॉर्मूले पे नहीं जाओ, आप इसको बाहर में डालो। अब देखो मान लो मैं आपको कहता हूं मेरे पास ना एक मरकरी फिल्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर है। आपको भी ये पता है कि मरकरी को जब मैं उसमें रखूंगा, लिक्विड में रखूंगा, तो मरकरी की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जब आप इसको हीट दोगे इसकी लेंथ में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। पता है अपने को ये बात। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, मान लेते हैं जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो मरकरी की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। मान लो ये मेरा थर्मामीटर है और यहां कहीं पे मेरा 10 सेंटीमीटर का मार्क है, फिर ऐसे 11 12 होते होते और यहां कहीं पे 20 सेंटीमीटर का मार्क है। ठीक है, ये मेरा कैलिब्रेशन हुआ के साथ। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे मरकरी यहां तक था, यानी कि 10 सेंटीमीटर तक था, और मुझे पता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मुझे पता है ना मरकरी एक्सपेंड करता है, थर्मल एक्सपेंशन होती है। मरकरी का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है।
जब वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो कहीं आगे तक जाएगा। मुझे ये बात पता चल गई कि जो मरकरी है, ये सेम मरकरी फील्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, ये यहां तक आ जाता है। यानी कि ये कहां तक आ जाता है मेरे बच्चे, ये आ जाता है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है और ये मेरे बच्चे 20 सेंटीमीटर है। ये कहां तक आ जाता है, 20 सेंटीमीटर तक उठ के आ जाता है। ये मुझे बात पता है। अब आपको अगर मैं बोलता हूं मुझे बताओ भाई 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका क्या रीडिंग होगी, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें ये बात पता है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमें पता है, क्या पता है, ये 10 था, ये 20 था, यहां कहीं पे 15 है। तो हमें पता है जो मेरा जब मेरे पास यहां पे जब मेरे पास 50 डिग्री सेल्सियस होगा तो मेरे बच्चे ये कहां पे आ चुका होगा, 15 सेंटीमीटर पे आ चुका होगा। समझ आ रहा है, जीरो में यहां था तो यहां था। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे 10 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे 5 का चेंज आएगा। तो 0 से 50 डिग्री सेल्सियस आगे गया तो मतलब 5 सेंटीमीटर के अंदर लेंथ में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये बात समझ आती है भाई, यही चीज यहां लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, देखो क्या कह रहे हैं कि अगर जो ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है इसको आपने एक्स कह दिया, अब ये लेंथ भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रख लेना। कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसकी वैल्यू x नॉट है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसकी वैल्यू x100 है, x क्या है, x कैन बी लेंथ, x कैन बी प्रेशर ऑफ द गैस, x कैन बी वॉल्यूम ऑफ द गैस, x कैन बी रेजिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। फिर t डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू क्या है, xt। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, टेम्परेचर ऑन स्केल माइनस आइस पॉइंट ऑन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन। और नंबर ऑफ डिवीजन कैसे आते थे, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यही था। अब इसी को देखो लिख रहे हैं, जो मेरे पास T डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय, यहां पे 100 नहीं लिखते, इसको भी इसमें लिख देता हूं, अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0, ये बन जाएगा। अब देखो यहां पे लिख रहा हूं, टेम्परेचर ऑन स्केल T डिग्री सेल्सियस पे इस चीज का वैल्यू क्या है, xt आ गया, टेम्परेचर ऑन स्केल इज xt, माइनस ये क्या है, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे इस चीज का वैल्यू क्या है, x नॉट, तो यहां आ गया x नॉट। अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, x100, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, x नॉट, तो यहां। अब इसको यही, इसी सवाल को मैं इससे करके दिखाता हूं, कोई परेशानी नहीं है, यही चीज बनाई है मैंने, ठीक है। और आप में जो लोग ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से ड्राइव की जाती है। किसी ने और पढ़ना हो तो हेलिडे रेस्टनी क्रेन के अंदर ये ड्राइव भी किया, ठीक है। चलो अब देखो, मुझे क्या मानना था, मुझे मानना था कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसकी कितनी सेंटीमीटर की लेंथ आ रही होगी, जितना आपके लिए चाहिए था वो तो मैंने सारा खुद बता दिया। तो यहां मैंने रखा, देखो 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, यही आ गया xt। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं बेसिकली लेंथ निकाल रहा हूं, तो मुझे लेंथ चाहिए एट 50 डिग्री सेल्सियस। देखो xt t की जगह मैंने टेम्परेचर लिखा है यहां पे 50 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे x मेरी कौन सी प्रॉपर्टी है इस सवाल में, लेंथ ऑफ मरकरी इन ग्लास ट्यूब, तो यहां लेंथ आ गया, माइनस x नॉट मतलब लेंथ ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है, ये देखो सवाल में गिवन थी 10 सेंटीमीटर, अपॉन में लेंथ ऑफ मरकरी एट 100 डिग्री सेल्सियस कितनी है 20, लेंथ ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी है 10, 20 में से 10 निकाल दे भाई, ये हो गया 50 बटे में आ गया यहां पे 100, और L एट 50 डिग्री सेल्सियस माइनस का 10 अपॉन में आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो ये मर गया, एक जीरो से एक जीरो मर गया, ये 5 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको इधर लाके ऐड कर देंगे, तो 5 वन सा हो गया 5 प्लस का 10, लेंथ एट 50 डिग्री सेल्सियस, 5 प्लस 10 कितना आता है 15 सेंटीमीटर, ये आपने डायरेक्ट निकाला था, तो ये यही फॉर्मूले से आया आपका, ठीक है भैया, समझ में आता है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं, मरकरी फील्ड लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, या लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, या ऑर्डिनरी ग्लास थर्मामीटर, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन, ये वाला होता है आपका प्लेटिनियम वाइड रेजिस्टेंस थर्मामीटर, और भी होते हैं, थर्मोकपल्स भी पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी में, वो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर्स होते हैं, वो सीबैक इफेक्ट पे काम करते हैं, पायरोमीटर्स पढ़ाऊंगा आपको मैं, पायरोमीटर एग्जैक्टली तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे आपका जो स्टीफांस लॉ है और वेन्स लॉ है, आपने कभी सोचा है, आप कहते हो सूरज का टेम्परेचर इतना है, अब आप सोचो सूरज के ऊपर कौन थर्मामीटर लेकर गया होगा, सूरज तो इतनी गर्म ऑब्जेक्ट है, स्टार्स का टेम्परेचर आप निकालते हो एस्ट्रोलॉजी के अंदर,
कॉस्मोफिजिक्स के अंदर कैसे निकालते हो? वो पायरोमीटर्स होते हैं, दे आर अगेन टाइप ऑफ थर्मामीटर। हम वो थर्मामीटर वो स्टीफान लॉ से कैलकुलेट करते हैं सूरज का टेम्परेचर, बाकी चीजों का, वो ब्लैक बॉडी में आपको पढ़ाऊंगा जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं। सर इतनी टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की जरूरत क्या है? क्योंकि सबकी रेंज अलग अलग होती है। अब मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर बॉयलर लगा हुआ है, अब बॉयलर के अंदर टेम्परेचर कितना हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पे ये मरकरी फील्ड लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर थोड़ी काम करेगा, वहां पे उसके लिए थर्मामीटर चाहिए होगा। अब मुझे सूरज का टेम्परेचर नापना है, तो ये लेके जाऊंगा क्या सूरज के करीब, सूरज भैया तुम्हें बुखार हुआ है अपना टेम्परेचर बता दो, नहीं, तो वो पायरोमीटर काम करेगा, ठीक है। कॉपी कर लो। एक सवाल इसका मैं करा रहा हूं, एक सवाल आपको इसका होमवर्क। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सवाल मेंशन है और यह सवाल पूछा गया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 2003 के अंदर, ठीक है। सवाल क्या है? फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड ऑन अ प्लेटिनियम वायर रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लेटिनियम वायर रेजिस्टेंस, जिसके अंदर आप रेजिस्टेंस को एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस यूज करते हो, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है। रेजिस्टेंस एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस देखो कितना दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा है, एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 3.70 ओम्स, इसे आप कह दोगे आर नॉट। रेजिस्टेंस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। एट स्टैंडर्ड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर पर ही होता है अमूमन, वो कितना दिया हुआ है, 4.70 ओम्स, इसे आप कह दोगे R100। आगे कहता है रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 5.29 ओम्स, RT। कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T। कर सकते हो, आपने टेम्परेचर बताना है डिग्री सेल्सियस में कितना है, कैसे करोगे? T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस का वैल्यू एट T डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट 100 माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या करेंगे, लाके वैल्यू पुट कर देंगे। T डिवाइडेड बाय 100 विल बी इक्वल टू RT कितना गिवन है, 5.29 माइनस R नॉट कितना है, 3.70 अपॉन में R100 कितना है, 4.70 माइनस R नॉट कितना है मेरे बच्चे, 3.70। सॉल्व कर ले भाई, 5.29 और यहां पे आ गया 3.70, सही है। 9 में से 0 गया, 9 बच गया, कैरी लेंगे, ये 4 हो गया, ये 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5, 4 में से 3 गया, 1, तो क्या बचा है 1.59 और अपॉन में क्या बच रहा है 1। ये 100 डिवाइड हो रहा है, वहां आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि T विल बी इक्वल टू 1.59 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 159 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? अब दूसरी बार जो ये सवाल आया था, ये 2008 या 7 के अंदर यूईटी ने पूछा था, ईकेट पंजाब के अंदर, उन्होंने बस इसी को केल्विन में पूछ लिया था। बोला था कि भाई टेम्परेचर किसमें बताओ, केल्विन में, तो आप डिग्री सेल्सियस में निकालोगे आंसर, जो भी आ रहा है आखिर में उसमें 273.15 क्या करोगे, ऐड कर लोगे और देख लोगे, अगर ऑप्शन डेसिमल में दिए हुए तो डेसिमल में आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आपका उसमें आ रहा होगा 273 ऐड करने पर जो आ रहा होगा, मतलब डेसिमल हटा दोगे तो 273 ऐड होगा, 273.15 डेसिमल वाला होगा जो कि एक्चुअल होगा। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास था थर्मोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट। हमने एक एक चीज पूरी तफसील से देख ली, पूरी डिटेल से देख ली कि किस तरह से क्या चीज पूछी जा सकती है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट देख लिया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि टेम्परेचर के वेरी होने पे वेरी होता है उसको हम यूज कर सकते हैं थर्मामीटर के अंदर, ठीक है। बस उसके अंदर ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो डिजायरेबल होती हैं, जैसे उसकी एक्सपेंशन यूनिफॉर्म हो, लीनियर हो, ताकि स्केल बनाना आसान हो। 1 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ एक सर्टेन अमाउंट एक्स बढ़ रही है, तो अगले डिग्री सेल्सियस पे भी वो एक्स बढ़े, फिर अगले पे भी एक्स बढ़े, फिर अगले पे भी एक्स बढ़े। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी हो ताकि फौरन से पिक कर सके, सेंसिटिविटी अच्छी हो। क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगले लेक्चर में मेरे बच्चे हम थर्मल एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे।